डिस्क्लोजर्स देखते हैं ट्रेड पेबल्स के एंड अदर लायबिलिटीज़ के। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, जहाँ पर कंपनी क्लासिफाइड करती है पेबल्स को एज ए ट्रेड पेबल्स अगर अमाउंट जो ड्यू होती है ऑन द अकाउंट्स ऑफ द गुड्स सोल्ड या तो सर्विसेज रेंडर्ड है, अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर है, तो जहाँ पर कंपनी डिस्क्लोज करती है फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द MSME, उसके अंदर नोट्स के अंदर दिखाना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू जो भी MSME के हैं उसको सेपरेटली शोन करना पड़ता है, और जो रिमेनिंग ट्रेड पेबल्स हैं उनका जो भी अनपेड है कोई भी सप्लायर्स का एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर उसको अलग दिखाना पड़ता है। अमाउंट जो है इंटरेस्ट पेड अगर किया गया है बायर्स को इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 16 MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से अगर किया गया है विद द अमाउंट ऑफ द पेमेंट मेड टू द सप्लायर्स बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग ईयर, मतलब ये जो इंटरेस्ट पे किया गया है इसको भी बताना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू एंड पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ द डिलेज इन मेकिंग द पेमेंट, यानी अगर कुछ भी डिलेड हो गया है उसकी वजह से इंटरेस्ट जो भी पे किया गया है उसको भी बताना पड़ता है। विच हैव बीन पेड बट बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग द ईयर्स, यानी जो डे के दिन पेड करना था उससे बियॉन्ड जाके पे किया गया तो उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट पे किया गया उसको भी बताना पड़ता है हमको, बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अंडर द MSME, यानी जो MSME वाले हैं उनको तो सेपरेटली बताना ही, उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सेपरेटली बताना ही, पर ये जो अदर देन MSME वाले हैं उनको भी अगर कोई इंटरेस्ट पे किया गया है तो उसके अंदर भी उसको भी हमको बताना पड़ता है, उसको भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है। जो अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट जो भी अक्रूड किया गया है एंड रिमेनिंग अनपेड, और जो अनपेड है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर उसको भी बताना पड़ता है। अमाउंट ऑफ द फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेएबल इवन इन सक्सीडिंग ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट की ड्यू है एंड जो पेएबल है उसको भी हमको बताना पड़ता है, अनटिल जब तक सच डेट व्हेन इंटरेस्ट ड्यू अबव आर एक्चुअली पेड टू द MSME, और जब तक एक्चुअली पेड नहीं किया गया है वहाँ तक का हमको उसको बता के रखना पड़ता है। फॉर द पर्पस ऑफ डिसअलावेंस, किसके लिए होता है ये? डिसअलावेंस के लिए होता है। ऑफ द डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, ट्रेड पेबल्स ड्यू फॉर द पेमेंट फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल्स हमको दिखाने पड़ते हैं। ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल्स नीचे दिया गया है, पर्टिकुलर दिया गया है आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। यहाँ पर MSME वाले, अदर्स वाले अलग, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर टोटल। डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं वो अलग, और MSME के जो MSME के डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं वो अलग, अदर्स अलग, यानी MSME को इन शॉर्ट सेपरेटली बताना पड़ता है इसके अंदर। सिमिलर इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन, जहाँ पर कोई ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड है, इन दैट केस डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स, मतलब यहाँ पर जो हमको बताया गया था ना आउटस्टैंडिंग कहाँ से हमको काउंट करना है, तो पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट से बताया गया था, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर कोई डेट ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड की गई है, अगर कोई ड्यू डेट नहीं है लेकिन डेट ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड की गई है, तो उस केस में हमको डेट ऑफ द पेमेंट से देखना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, डेट ऑफ द पेमेंट इज स्पेसिफाइड। अगर कोई ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं की गई है उस केस के अंदर हमको क्या देखना पड़ेगा कि डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो है वही हमारा क्या हो गया, ड्यू डेट हो गई, वही हमारी ड्यू डेट बन जाएगी उस केस के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या था कि अगर ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को हमको क्या बता देना है कि वही हमारी ड्यू डेट है। अनबिल ड्यूज सेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, अनबिल ड्यूज जो है उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, अमाउंट को डिस्क्लोज करना है अंडर अदर करंट लायबिलिटी, उसको क्लासिफाइड किया जाता है एज अ करंट मैच्योरिटीज ऑफ द फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन द बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन द एडवांस अनपेड डिविडेंड एप्लीकेशंस, मनी जो भी रिसीव्ड किए गए फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर द रिफंड एंड द इंटरेस्ट अक्रूड thereon, शेयर एप्लीकेशन मनी इंक्लूडेड एडवांस टूवर्ड्स allotment of the share capital, terms and the conditions including the numbers of the shares proposed to issued, the amount of the premium if any, period before which the share shall be allotted shall be disclosed. It shall also be disclosed whether the company has sufficient authorized capital to cover the share capital amount resulting from the allotment of the shares out of such shares application money. Further जो period है शेयर एप्लीकेशन मनी का वो भी अगर पेंडिंग है बियॉन्ड दी
period for the allotment as mentioned in the document, inviting the applications for the shares along with the reasons for such shares applications money being pending shall be disclosed. Share application money not exceeding the issued share capital and through the extent not refundable shall be shown under the head equity, and the share application money to the extent refundable, that is the amount in excess of the subscriptions, या तो in case requirement of the minimum subscriptions अगर not meet हो रहा है, मतलब meet नहीं हुआ है, shall be separately shown under the other current liabilities. ये सारी चीज़ें को हम लोग को डिस्क्लोज ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है, और इसका डिस्क्लोजर करके रखना पड़ता है हमको अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर. अनपेड मैच्योरिटी डिपॉजिट डिबेंचर्स एंड द इंटरेस्ट अक्रूड thereon, अनपेड मैच्योरिटी डिबेंचर्स एंड द इंटरेस्ट अक्रूड thereon. अदर्स स्पेसिफाइड नेचर्स के कोई हैं तो उसको भी बताना पड़ता है. वहाँ पर क्या था, डिपॉजिट था एंड डिबेंचर्स था एंड इंटरेस्ट अक्रूड thereon था. यहाँ पर क्या है, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड द इंटरेस्ट अक्रूड thereon, या अदर स्पेसिफाइड अगर कोई है स्पेसिफाइड नेचर की तो उसको भी बताना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है. लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, एग्जिस्टेंस देखना पड़ता है. कैसे हम लोग एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर लगा कर चेक करेंगे. अमाउंट एंड इंटरेस्ट देख लेंगे. कंप्लीटनेस के अंदर क्या देखेंगे, तो ऑब्टेन करेंगे लिस्ट सारे एडवांसेस की. किससे कंपेयर करेंगे, बैलेंस से जो कि जीएल के अंदर हमको दिया जाएगा. लोन एग्रीमेंट देखेंगे, एक्नॉलेज करेंगे हम लोग पार्टीज़ का आउटस्टैंडिंग लोन्स. एमओए देखेंगे, एओए देखेंगे, ऑथोराइज पर्सनल देखेंगे. कंपनी के लिए डायरेक्टर होता है, फर्म के लिए पार्टनर होता है, ट्रस्ट के लिए ट्रस्टीज़ होते हैं, ये सब ऑथराइज पर्सनल होता है. मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग देखेंगे. इंस्पेक्ट करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को, उनके पास से जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट ली होगी तो उसको भी इंस्पेक्ट कर लेंगे. रिकवर करेंगे. रेगुलरली इंटरेस्ट एंड पेमेंट आ रहा है ना, वो देख लेंगे हम लोग. रिलेटेड पार्टीज़, अगर कोई रिलेटेड पार्टीज़ को दिया है तो वो ऑथोराइज्ड है ना, रीजनेबल है ना, एएलपी है ना. जीएसटी इनपुट क्रेडिट, जीएसटी का इनपुट क्रेडिट देख लेंगे. बैलेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ देख लेंगे. जीएसटी के इनपुट क्रेडिट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रिपेयर रीजनेबली प्रिपेयर किया गया है ना, कोई वेरिएंस तो नहीं है ना. अगर वेरिएंस है तो रीज़न पूछेंगे. रिटर्न के साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे. जीएसटी के रिटर्न के साथ हम लोग इनपुट क्रेडिट को देख लेंगे. लेजर्स जो भी जीएसटी के आते हैं उसके साथ. अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स से कंपेयर कर लेंगे. वैल्यूएशंस देखेंगे. वैल्यूएशंस के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, तो अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स का अलाउंस देखेंगे कि कौन सा मेथड से इसको किया गया है, कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है ना. लास्ट ईयर में जो है उससे कंपेयर कर लेंगे कि लास्ट ईयर में जो था वही इस साल भी मेथड लगाई गई है ना, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो किया गया है ना, अप्रोप्रिएट है ना. एजिंग रिपोर्ट्स देख लेंगे. लिस्ट देखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर द लिटिगेशंस, मतलब जो भी लिटिगेशंस के अंदर है लोन्स एंड एडवांसेस प्रीवियस ईयर के अंदर, उसकी लिस्ट लगा कर देख लेंगे हम लोग. डाउटफुल अगर कोई है तो मैनेजमेंट से पूछेंगे रीजंस के क्यों इसका प्रोविज़न नहीं बनाया. राइट ऑफ अगर किया है तो क्या अप्रूव्ड करके ही राइट ऑफ किया है ना, अप्रूवल लिया था ना, बिना अप्रूवल के तो राइट ऑफ नहीं कर दिया गया ना, वो देख लेंगे. AS 11 के हिसाब से फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस को किया गया है ना, मतलब डील किया गया है ना AS 11 के हिसाब से. डिस्क्लोजर्स देखते हैं. शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को क्लासिफाइड किया जाता है कैपिटल एडवांसेस के अंदर. लोन्स एंड एडवांसेस टू द रिलेटेड पार्टीज गिवन डिटेल्स देयर ऑफ. अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो कि स्पेसिफिक नेचर्स की होती है. अबाव शेल ऑल्सो भी सेपरेटली सब क्लासिफाइड, यानी जो अबाव है उसको भी सब क्लासिफाइड किया जाता है कि इसके अंदर सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, डाउटफुल. थर्ड के अंदर देखेंगे अलाउंस फॉर द बैड एंड द डाउटफुल लोन्स एंड द एडवांसेस, उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा अंडर द रिलेवेंट हेड सेपरेटली. लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू है किसके द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा या तो अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज के द्वारा, या तो एनी ऑफ देम आइदर सेवरली या तो जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन्स, या तो अमाउंट जो भी ड्यू है बाय द फर्म्स या तो प्राइवेट कंपनीज रेस्पेक्टिवली, इन विच कोई भी डायरेक्टर पार्टनर है या तो डायरेक्टर या तो मेंबर्स, उसको भी सेपरेटली हमको बताना पड़ेगा, सेपरेटली इसको स्टेट करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को क्लासिफाइड किया जाता है ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस टू द रिलेटेड पार्टीज़ के लोन्स एंड एडवांसेस को हमको दिखाना पड़ता है. गिवन डिटेल्स देयर ऑफ, और उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ती है. अदर जो भी स्पेसिफिक नेचर्स की होती है वो भी बतानी पड़ती है. द अबाव सेल ऑल्सो भी सब क्लासिफाइड, अबाव को ऑल्सो सब क्लासिफाइड किया जाता है. सिक्योर्ड कंसिडर गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, डाउटफुल. अलाउंस फॉर द बैड एंड द डाउटफुल लोन्स एंड द एडवांसेस उसको भी डिस्क्लोज किया जाता है
11 एंड हेड के अंदर सेपरेटली लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू है बाय द डायरेक्टर्स या तो अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी या तो कोई भी आइदर या तो एनी ऑफ देम आइदर सेपरेटली या तो जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सनस अमाउंट ड्यू बाय द फर्म्स या तो प्राइवेट कंपनीज रिस्पेक्टिवली इन विच डायरेक्टर अगर पार्टनर है या तो डायरेक्टर या तो मेंबर्स उसको भी सेपरेटली बताना पड़ता है। नोट्स देखेंगे फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स को हमको बताना पड़ता है कि लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर्स ऑफ द लोन्स आर ग्रांटेड टू द प्रमोटर डायरेक्टर या तो केएमपी या तो इन तीनों को अगर दी गई है तो इनका भी हमको सेपरेटली बताना पड़ता है नोट्स के अंदर। रिलेटेड पार्टी एंड द रिलेटेड पार्टी मतलब कौन प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी या तो रिलेटेड पार्टीज़ को अगर लोन्स दी गई है तो उसको भी हमको यहाँ पर नोट्स के अंदर भी बताना पड़ता है एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हमको बताना पड़ता है अदर सेवरली या तो जॉइंटली या तो विद एनी अदर पर्सन दैट आर रीपेबल अगर डिमांड के ऊपर है या तो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स या तो पीरियड ऑफ द रीपेमेंट या तो अगर डिमांड के ऊपर है कि 3 साल के अंदर पे करेंगे 2 साल के अंदर पे करेंगे अगर वैसा है तो वो अलग से बताने का है या तो अगर जिसके अंदर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है टर्म्स या तो रीपेमेंट या तो टर्म्स स्पेसिफाइड नहीं किया गया है ऐसे अगर कोई भी बोरोइंग्स दी गई है किसको प्रमोटर को डायरेक्टर केएमपी रिलेटेड पर्सन को तो अमाउंट ऑफ द लोन्स या तो एडवांसेस इन द नेचर ऑफ द लोन्स आउटस्टैंडिंग वो बताना है उसका परसेंटेज भी बताना है कि ये टोटल लोन का कितना परसेंटेज है इन द नेचर ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस। प्रोविजंस एंड द कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन क्या होता है तो लायबिलिटीज़ जो कि मेजर की जाती है ओनली विद द सब्सटेंटियल डिग्री ऑफ द एस्टिमेट यानी सब्सटेंटियल डिग्री ऑफ द एस्टिमेट्स के बेसिस के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। इस लायबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है जब एंटिटी के पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट। प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड टू बी सेटल द ऑब्लिगेशंस यानी आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का सेटलमेंट के लिए ऑब्लिगेशंस को सेटल करने के लिए आउटफ्लो होगा ही होगा रिसोर्सेज का। रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड और रिलायबली एस्टिमेट किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे प्रोविजंस फॉर द लिटिगेशंस द प्रोविजंस फॉर द वारंटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या है तो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस है जो कि अराइज होता है पास्ट इवेंट से एंड हुज एग्जिस्टेंट यानी उसका एग्जिस्टेंस कन्फर्म होता है जब अकड़ होता है या नॉन अकड़ होता है एक या तो एक से ज़्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स को नॉट होलली पूरे नहीं विद इन द कंट्रोल्स ऑफ एन एंटिटी यानी वो पूरे कंट्रोल्स के अंदर नहीं होते एंटिटी के। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस जो अराइज होता है फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोबेबल ये प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो का रिसोर्सेज का जो एम्बोर्ड करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट जो रिक्वायर्ड करता है सेटल करने के लिए ऑब्लिगेशंस या तो अमाउंट्स ऑफ द ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी मेजर्स यहाँ पर अमाउंट जो होती है ऑब्लिगेशंस की उसको भी मेजर नहीं किया जाता विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। इसको हम लोग अगर समराइज करें तो यहाँ पर हमको देखेंगे एग्जिस्टेंस प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का अगर हम लोग एग्जिस्टेंस देख रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग को क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी ऑब्टेन करना पड़ेगा सारे लिस्ट प्रोविजंस के जितने भी प्रोविजंस है उसका सबका लिस्ट हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा उसको किसके साथ बैलेंस इन द लेजर्स के साथ लेजर्स के अंदर जो बैलेंस आ रहा है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करना पड़ेगा अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स को कौन से होंगे वो तो एग्रीमेंट जो कस्टमर्स के साथ किए गए हैं असेस करने के लिए वारंटी कमिटमेंट्स कोई भी लीगल एंड अदर क्लेम्स जो होते हैं ऑन द एंटिटीज़ जिसके अंदर क्या होता है लिटिगेशंस के अगर कोई होते हैं तो वो भी हमको देखना पड़ेगा ऑब्टेन करना पड़ेगा। अंडरलाइंग वर्किंग एंड बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजंस कि किस बेसिस के ऊपर ये प्रोविजंस बनाया है इसकी वर्किंग कैसे की गई है वो भी सब देखना पड़ेगा फ्रॉम द मैनेजमेंट से ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी एंड वेरीफाई भी करना पड़ेगा सेम कि वो कंप्लीट है ना एक्यूरेट है ना। यहाँ पर हम लोग कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशंस के साथ में देख ही लेंगे इसके साथ ही आ जाएगा वहाँ पर वेर एवर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड था एक्सपर्ट का रिपोर्ट लेना तो कैलकुलेशंस एंड अंडरलाइंग वर्किंग फॉर द प्रोविजंस अमाउंट एग्जांपल के तौर पे कि कैलकुलेशंस कैसे की गई है अंडरलाइंग वर्किंग कैसे की गई है कैसे प्रोविजंस का अमाउंट डिराइव किया गया है वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे वारंटी के अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होता है। सम एंटिटीज़ जो होती है वो वैल्यूड करती है थ्रू एक्चुअरी इन सच ए केस। इस केस के अंदर ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा किससे मैनेजमेंट से कि आप शेयर कीजिए एक्चुअल का वैल्यूएशन रिपोर्ट कि उसने किस बेसिस के ऊपर ये वैल्यूड किया है उसका रिपोर्ट हमको बताइए। एंड
मैनेजमेंट से ही मांगेगा वो। एंड इन केस ऑफ एनी मैटर, अगर कोई मैटर लीगल डिस्प्यूट्स के अंदर जाता है, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा असिस्ट करने के लिए कि लीगल एक्सपर्ट जो है जिन्होंने लायबिलिटी डिवोट की है ऑन दी एंटिटी के, इतनी लायबिलिटी आएगी ऐसा लीगल एक्सपर्ट ने बताया है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोबेबल होता है या पॉसिबल होता है या तो रिमोट होता है, क्या है वो लायबिलिटी, प्रोबेबल है, पॉसिबल है, रिमोट है, वो भी हमको बताइए। डिफाइन जो लीगल एक्सपर्ट ने बताई है वो हमको बताइए कि क्या है ये, प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट है। दी ऑडिटर शुड ऑल वेरीफाई, ऑडिटर और क्या वेरीफाई करेगा, अंडरलाइंग अजम्पशंस जो कि यूज़ किए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा, कि किस अजम्पशंस के बेसिस पे एक्सपर्ट ने ये प्रोविजंस बनाया है, विथ द डेटा शेयर्स बाय द मैनेजमेंट, और डेटा भी मांगेगा उसका। एज पर ऐसे 500 के हिसाब से ऑडिट एविडेंस जो है इश्यूड किया गया था आईसीएआई के द्वारा, जहां पर वर्क जो होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ऑडिट एविडेंस के तौर पे ऑडिटर ले सकता है, इंक्लूड कर सकता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, इवेल्युएट करना पड़ेगा, लेकिन उसको इंक्लूड करने से पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, कंप्लीटनेस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, ये तीनों चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी एक्सपर्ट की। वेर जो एक्सपर्ट है अगर वो एम्प्लॉयड किया गया है, क्या एक्सपर्ट एम्प्लॉयड किया गया है किसके द्वारा, एंटिटीज़ के द्वारा, या तो आउटसाइड पार्टी है वो भी देखना पड़ेगा उसको। इससे इंडिपेंडेंसी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। वेदर एक्सपर्ट इज़ एन इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, क्या एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है, एंटिटी से अलग है। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी देखना पड़ेगा। ऑडिटर प्रीवियस एक्सपीरियंस भी देखेगा किसका, एक्सपर्ट के वर्क का, मतलब एक्सपर्ट ने कहाँ कहाँ वर्क किया गया है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है एक्सपर्ट का, वो सब ऑडिटर देखेगा। नॉलेज देखेगा एक्सपर्ट की, उसका क्वालिफिकेशंस देखेगा, मेंबर्स है अगर वो प्रोफेशनल बॉडीज़ का है तो इंडस्ट्री एसोसिएशंस का एक्सेट्रा, वो भी वो देखेगा। ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग वर्क ऑफ द एक्सपर्ट की, वेदर ऑडिटर हैज़ एक्सपर्टाइज टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स, क्या ऑडिटर इतना एक्सपर्टाइज हो गया है कि वो इवेल्युएट कर पाएगा वर्क एक्सपर्ट का। इवेल्युएट करना है अजम्पशंस एंड द मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, के कौन सी मेथड्स और अजम्पशंस यूज़ की है मैनेजमेंट ने, वो भी ऑडिटर को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना नेचर ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल डेटा जो भी यूज़ किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा। इवेल्युएट करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हीज वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस देखना है कि क्या ये अप्रोप्रिएट रहेगा ना, क्या हम एक्सपर्ट का वर्क जो भी यूज़ कर रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट रहेगा ना, उसको इवेल्युएट करना है, और फिर उसके बाद उसको एज एन ऑडिट एविडेंस लेना है। इसके अंदर क्या क्या हमको असर्शन करना पड़ेगा, तो रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखना है एक्सपर्ट फाइंडिंग्स का या तो उसके कंक्लूजन्स का, कि कितना वो रिलेवेंट है, कितना रीजनेबल है, जो भी एक्सपर्ट ने फाइंड किया गया है और कंक्लूजन निकाला है वो कितना रिलेवेंट एंड रीजनेबल है वो देखना पड़ेगा। इवेल्युएट करना पड़ेगा रिलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स ऑफ द डेटा, जो भी सोर्स ऑफ द डेटा उसने यूज़ किया गया है एक्सपर्ट ने, उसका वो कितना रिलेवेंस है, वो कितना कंप्लीट है एंड कितना एक्यूरेट है वो भी देखना पड़ेगा। ऑडिटर शेल ऑब्टेन, ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशंस भी लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से। इट हैज़ मेड ऑल द प्रोविजंस, के जो भी जितने भी प्रोविजंस थे कंपनी के वो सारे प्रोविजंस मैनेजमेंट ने कर रखे हैं, वैसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में ऑडिटर मैनेजमेंट के पास से लेगा। विच वेर रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कर रखे हैं, वैसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के पास से ऑडिटर लेगा। डिस्क्लोजर्स देखते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अमाउंट जो होती है उसको क्लासिफाइड किया जाता है, प्रोविजंस फॉर द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, अदर स्पेसिफाइड नेचर के शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसके अंदर अमाउंट को क्लासिफाइड किया जाता है, प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, अदर जिसके अंदर स्पेसिफाइड नेचर के होते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, यहाँ पर कंटिजेंट लायबिलिटीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी जो कि एक्नॉलेज नहीं है एज अ डेट, गारंटी, अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज़ कंटिजेंटली लायबल,
कमिटमेंट्स शेल बी क्लासिफाइड एट, कमिटमेंट कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट्स एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन द शेल्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, अदर कमिटमेंट जो कि स्पेसिफाइड नेचर की है इन टर्म्स ऑफ द AS 29 के हिसाब से, प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स के हिसाब से इंश्योर करना पड़ता है कि फॉलोइंग डिस्क्लोजर जो भी है वो किए गए हैं कि नहीं किए गए। फॉर ईच क्लास ऑफ द प्रोविजंस एंड एंटरप्राइज सेल डिस्क्लोज, क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड के ऊपर कितनी थी, एडिशंस ऑफ द प्रोविजंस कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, इंक्लूडेड इसके अंदर इंक्रीज आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजंस, अमाउंट कितनी यूज की गई है दैट इज़ यहाँ पर इनकर्ड कितनी की गई है एंड चार्ज कितनी की गई है अगेंस्ट द प्रोविजन ड्यूरिंग द पीरियड, अनयूज्ड अमाउंट कितनी है रिजर्व ड्यूरिंग द पीरियड, एंड एंटरप्राइज सेल डिस्क्लोज, एंटरप्राइज को और क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फॉलोइंग ईच क्लास ऑफ द प्रोविजंस भी बताना पड़ेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशंस का एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग का ऑफ एनी रिजल्टिंग आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी किसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशंस के क्या नेचर का ऑब्लिगेशंस है, उसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम किसका, आउटफ्लो का, इकोनॉमिक बेनिफिट के आउटफ्लो का, यानी पैसा जाने वाला कब होगा उसका एक्सपेक्टेड टाइम देना पड़ेगा, एंड इंडिकेशंस ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ की इंडिकेशंस अबाउट द अमाउंट या तो टाइमिंग ऑफ द आउटफ्लोज, यानी अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द आउटफ्लोज का अनसर्टेनिटी का इंडिकेशन देना पड़ेगा कितना अनसर्टेन है वो, वेदर नेसेसरी टू प्रोवाइड द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशंस, वह जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड एंटिटी शेल डिस्क्लोज, एंटिटी इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेजर अजम्पशंस जो कि कंसर्न करेगा फ्यूचर इवेंट के लिए, यानी यहाँ पर गोइंग कंसर्न की बात कर रही है, एंड जो अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइम्बर्समेंट की कितना एक्सपेक्टेड रीइम्बर्समेंट होगा, स्टेटिंग द अमाउंट ऑफ एनी असेट्स दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एक्सपेक्टेड रीइम्बर्समेंट, यानी यहाँ पर रीइम्बर्समेंट की भी कितना अमाउंट एक्सपेक्टेड है, कितना अमाउंट रीइम्बर्स्ड होगा, यानी अगर कोई केस में चल रहा है तो उसके अंदर भी कितना अमाउंट हमको रीइम्बर्समेंट मिलेगा वो भी सब यहाँ पर यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा, स्टेट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एनी असेट्स, कोई भी असेट्स के ऊपर है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है एक्सपेक्टेड जिसका रीइम्बर्समेंट होने वाला है, अनलेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनी आउटफ्लो, अगर जब तक पॉसिबिलिटी नहीं होती आउटफ्लो की इन द स्टेटमेंट इज़ रिमोट, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं होती आउटफ्लो ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो रिमोट है, मतलब बहुत ही कम है, तो एंटिटी शुड डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एट द बैलेंस शीट डेट, एंटिटीज़ को कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बना के रखनी पड़ेगी हर बैलेंस शीट डेट पे, एट द बैलेंस शीट डेट हर क्लास की कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बना के रखनी पड़ेगी, उसको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा बैलेंस शीट डेट पे, डेट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस भी देना पड़ेगा किसका, उसका नेचर क्या है कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का, किस नेचर क्या है कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का, एंड वेर प्रैक्टिकेबल, और जब भी प्रैक्टिकेबल हो तो एस्टिमेट करके भी बताना पड़ेगा फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है उसकी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसकी इफेक्ट क्या आएगी वो भी बताना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू एनी आउटफ्लो, यानी अनसर्टेनिटीज़ भी बतानी पड़ेगी कि कब के आउटफ्लो कुछ होने वाला है या नहीं वो भी बताना पड़ेगा, रिलेटिंग टू एन आउटफ्लो की अनसर्टेनिटीज़ हमको बतानी पड़ेगी, इंडिकेट करनी पड़ेगी, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनी रीइम्बर्समेंट, अगर कोई रीइम्बर्समेंट की पॉसिबिलिटीज़ है तो वो भी बतानी पड़ेगी।